बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं शमीम शेख फिजिक्स क्लासेस आपके लेने जा रहा हूं। इंटरमीडिएट का फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें हमारे पास एक बेहतर सा टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए आया है। क्या है? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि ऐसे हेडिंग से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं। अगर ये वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अगर इस वस्तु पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस है, एक समान रूप से वितरित है। तो इस वस्तु से कुछ दूरी पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया जाए, एक बिंदु आवेश ले लिया जाए, तो इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस वस्तु के द्वारा इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, कितना फोर्स लगेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बात ओके हो गई? फिर दोबारा सुन लीजिए। ये कोई वस्तु है, ये एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। इस वस्तु से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है, तो यह वस्तु उस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करती है, कितना फोर्स लगाती है, ये चीज निकालना है। ओके, चलते हैं। तो यही हम लिखा है, सतत आवेश वितरण मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी पर समान रूप से आवेश वितरित है तो उसके कारण क्या है, किसी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। चलते हैं हम लोग। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। लगातार, या कहने का मतलब समान रूप से आवेश का वितरण हम लोग 3 चीजों पर देखते हैं, 3 तरीके का होता है ये। नंबर एक रैखिक आवेश वितरण, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी वस्तु पर आवेश एक रेखा के रूप में फैला हो, मतलब जैसे एक वायर ले ले आप, उस वायर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्या है? वायर है, कोई रेखा है। ये वायर हमारा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और ये वायर हमारा सीधा भी हो सकता है, जिसमें आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक। अब चलते हैं, मैं इसका फिगर बना के क्लियर करता हूं आपको। पहला नंबर मेरे पास हो गया कि ये आवेश हमारा एक रेखा के रूप में वितरित है, होता है। तो मैं क्या करता हूं, फिगर बना लेता हूं। फिगर में मैं क्या करता हूं, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं मान लेता हूं कि एक वायर है आपके पास, ये इस वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस वायर पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूं। पूरे वायर की लंबाई कितनी है? L, लेकिन जो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, ये एलिमेंट जो मैंने काटा है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मान लेता हूं कि ये dl है। कितनी है? ये dl है। पूरी लेंथ कितनी थी? L। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं dl। ओके, अब यहां पर जब dl लंबाई का पहले पूरे में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट था? Q। मान लेता हूं कि पूरे वायर में जो वायर था उसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट था? Q। लेकिन मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा है, तो एलिमेंट में चार्ज कितना होगा? D। यहाँ पर चार्ज कितना होगा आपके पास? बोलो। यहाँ पर चार्ज होगा dq। अब यहाँ पर की पॉइंट का पोजीशन चाहिए मुझे, स्थित सदिश मैंने पढ़ाया था। तो जब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना होता है तो उसे मैं ओरिजिन पॉइंट से मिला देता हूँ, मूल बिंदु से मिला देता हूँ। तो इसका जैसे मुझे स्थित चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिखूंगा r1 वेक्टर। इसी तरीके से मैं कोई बिंदु P ले लेता हूँ। यहाँ इस बिंदु पर मैंने क्या ले लिया है?
एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया है, पॉइंट चार्ज कह सकता हूं उसको, पॉइंट चार्ज, हिंदी में क्या कहूंगा, बिंदु आवेश। तो एक पॉइंट चार्ज ले लिया है, इसी चार्ज पर मुझे फोर्स निकालना है, किसके कारण, इस डी क्यू के कारण बिंदु पी पर जो पॉइंट चार्ज रखा है इस पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो इसकी भी तो पोजीशन पता करनी पड़ेगी, तो उसको भी मैंने मोल से मिला दिया। इसकी पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R2 वेक्टर हो गया। अब बच्चों हमारे पास क्या है, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब दो बिंदुओं के बीच का स्थित सदिश मैंने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर निकालना बताया था, कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो जब मैं ये लाइन मिलाऊंगा तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R होगा, और कहां से गए हैं, पहले से दूसरे पर गए हैं, तो 2 1 लिखा जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। पोजीशन वेक्टर दो बिंदुओं कैसे निकालते हैं हम लोग, R2 वेक्टर माइनस का R1। बात क्लियर, फिर दोबारा रिपीट कर लीजिए। ये मैंने क्या लिया, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, एक रेखा ले लिया, उस रेखा में आवेश को समान रूप से वितरित कर दिया। वो कितना आवेश है, Q है। उस पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, कितनी लंबाई का, DL लंबाई का, तो उस पर आवेश कितना होगा, उस लंबाई पर DQ होगा आवेश, है ना। उसका पोजीशन वेक्टर निकालना था, तो मैंने मूल बिंदु से रेखा को मिला दिया, उसको R1 वेक्टर कहा। फिर मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया कुछ दूर पर, उसकी पोजीशन वेक्टर निकालना है, मूल बिंदु से मिला दिया, ओरिजिन पॉइंट से मिला दिया, क्या निकाला है आपका, R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाला है। फिर दो बिंदुओं के बीच का पोजीशन वेक्टर इससे कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके। तो ये मैं लिखूंगा, क्योंकि पहले से दूसरे तरफ गया हूं, तो R12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपने निकाल लिया सारी चीजें। अब बिल्कुल सिंपल है बेटा, फोर्स निकालते हैं। दो पॉइंट चार्जों के बीच में कूलम्स लॉ ने बताया था कि फोर्सेस फार्मूले से निकालते हैं, क्या है, फ्रॉम कूलम्स लॉ, F है ना, F वेक्टर। अब चूंकि ये छोटा सा चार्ज है तो मैंने F नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, DF वेक्टर लिखूंगा। छोटे से चार्ज के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, ओके, तो क्या है, छोटा सा चार्ज है इसलिए छोटा सा बल, ये हो गया। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में Q1 Q2, Q1 की जगह में हो जाएगा आपके पास DQ, Q1 Q2 की जगह में हो जाएगा Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, R कितना है, R21 का स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैंने कहा था यहाँ यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अंडरस्टैंड। क्या करेगी, R21 कैप लगा दीजिए, कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, F की डायरेक्शन को बताएगा, F की डायरेक्शन आप बताएंगे, ओके। ये हमारे पास आ गया क्या चीज, फोर्स निकाल लिया। अब बच्चों हमारे पास आती है बात कि जब कोई आवेश किसी रेखा पर वितरित होता है, किसी लाइन पर वितरित होता है, किसी वायर पर वितरित होता है, तो उसका एक होती है चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखी आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखी आवेश घनत्व। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, रेखी आवेश घनत्व जब निकालेंगे, रेखी आवेश घनत्व निकालेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी जो डिफिनीशन होती है, क्या डिफिनीशन इसकी होती है, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज कलेक्ट होता है, एकांक लंबाई पर संचित आवेश को हम क्या बोलते हैं, रेखी आवेश घनत्व। पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज कलेक्ट होता है, इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, आवेश बटे लेंथ। आवेश कितना है आपके पास यहाँ, DQ। लेंथ कितनी है, बोलो, पूरे लेंथ में लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L। ये पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज इकट्ठा होता है उसी को हम लोग लीनियर चार्ज, ये हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास DQ अपॉन में L आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के DQ की वैल्यू निकाल लिया तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। इसको हम लोग समीकरण कितना डाल देते हैं, A, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिया है, DQ चार्ज लिया है, तो लेंथ मेरे पास पूरी नहीं होगी, DL होगी, DL यहाँ पर हो जाएगा DL, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है भाई। DQ लेंथ पर हमने जो चार्ज लिया है, DQ लिया है, तो उसकी लेंथ हम पूरी नहीं लेंगे, अगर पूरा चार्ज लेते Q अपॉन L होता, ठीक है। ये हमारे पास आ गया DQ इक्वल टू ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पर पुट कर दूं, जहाँ DQ लिखा हुआ मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू DL। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, इसको नंबर सेकंड कह देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से हमारे पास आ गया DF वेक्टर
df वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह लैम्डा इंटू dl इंटू क्यू नॉट अपॉन r21 स्क्वायर r21 कैप वेक्टर फॉर्म। ये मैंने निकाला छोटे से एलिमेंट पर जो आवेश था उसके कारण बिंदु आवेश पर फोर्स, ये छोटे से एलिमेंट के कारण है। अब मैं पूरे वायर के कारण निकाल लूं, पूरे वायर के कारण, पूरे तार के कारण, तो मतलब क्या कह सकता हूं, संपूर्ण लंबाई के लिए या पूरे तार के लिए। तो पूरे तार के लिए क्या हो जाएगा, जहां डीएफ लगा है वो डीएफ नहीं होगा, एफ हो जाएगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताया था ना, जब छोटे से टुकड़े के लिए निकालते हैं तो डी लगा देते हैं, और जब हम पूरे के लिए निकालते हैं तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कौन सा होगा हमारे पास, बोलो, लीनियर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि रेखा पर आवेश वितरित है इसलिए इंटीग्रेट लगा के यहाँ एल लगा देना। इसका मतलब लीनियर इंटीग्रल का साइन है, निशान रहेगा लीनियर इंटीग्रल का है, रेखी समाकलन का निशान है। ये हो गया, यहाँ पर लिखा लैम्डा इंटू में क्यू नॉट अपॉन में से R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा डी है, ये लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही फोर्स है। देखो घबराना नहीं है, मैंने कहा था कि जो कूलाम लॉ होता है, कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप में मैंने दिखाया है। कोई परेशानी मुझे नहीं हुई है, बिल्कुल सिंपल सा था कि पूरा आवेश तार में वितरित था, वो टोटल आवेश क्यू था, उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उस टुकड़े पर आवेश dq हो गया, उस dq के कारण जो है r डिस्टेंस पर हमको पॉइंट चार्ज दिया है, उस पर फोर्स निकालना है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम लोग निकाल लिए छोटे से टुकड़े के कारण, फिर पूरे तार के कारण निकालेंगे। तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट में निशान जो लगाएंगे इंटीग्रल का वो लीनियर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेखी तुम लोग समाकलन कर रहे हो, एक रेखा में फैले हुए चार्ज के लिए समाकलन कर रहे हो, तो ये लगा